नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मोमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। अध्याय 4, गु यू फॉन्ग युआन। सूरज आकाश में उगता है। सूरज की किरणें चमकदार हैं। पहाड़ी कोहरा बहुत घना नहीं है। तेज किरणें आसानी से उसमें से गुजर जाती हैं। 100 से अधिक 15 वर्षीय युवा कबीले के मंडप के सामने एकत्र हुए। कबीले का मंडप गांव के बीच में था, जो 5 मंजिल ऊंचा था और इसकी छतें तीखी और झुकी हुई थीं। इसे कड़ा पहरा दिया जाता था। मंडप के सामने एक चौरस था और मंडप के अंदर गुयू कबीले के पूर्वजों की स्मारक पट्टिकाओं का मंदिर था। प्रत्येक पीढ़ी का कबीला प्रमुख मंडप में रहता था। हर प्रमुख समारोह या बड़े घटनाक्रम के दौरान कबीले के बुजुर्ग यहां एकत्र होकर बैठकें करते और चर्चा करते थे। ये पूरे गांव का अधिकार केंद्र था। अच्छा, आप सभी समय पर आए। आज जागृति समारोह है। ये आपके जीवन का एक महान मोड़ है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस मेरे साथ आइए। उस समय जिम्मेदार व्यक्ति अकादमी का बुजुर्ग था। उसकी दाढ़ी और बाल सफेद थे और वो उत्साहपूर्ण मूड में था, क्योंकि वो युवा किशोरों को मंडप में ले गया। हालांकि वे ऊपर नहीं गए, बल्कि एक बड़े हॉल के प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद नीचे की ओर ले जाए गए। एक निर्मित पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतरते हुए वे एक भूमिगत गुफा में पहुंचे। युवाओं के समूह ने आश्चर्य और विस्मय भरे शोर मचाए। भूमिगत गुफा सुंदर थी। स्टालेक्टाइट्स इंद्रधनुष के रंगों के साथ चमक रहे थे। ये रोशनी युवाओं के चेहरों पर पड़ रही थी। नियन रंगों की चमक शानदार थी। फॉन्ग युआन भीड़ में घुलमिल गया था, चुपके से सब कुछ देख रहा था। उसके मन में विचार आया। सैकड़ों साल पहले गुयू कबीले ने किंग माओ पर्वत पर आकर बसने का फैसला किया था, जब वे मध्य भूमि से दक्षिणी सीमा की ओर पलायन कर रहे थे। तब उन्होंने इस भूमिगत गुफा में एक आत्मिक झरना खोजा था। ये आत्मिक झरना बड़ी मात्रा में प्राइमल स्टोन्स उत्पन्न करता है। ये कहा जा सकता है कि ये गुयू गांव की नींव थी। वे कई 100 कदम चले। अंधेरा बढ़ता गया और पानी की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। एक मोड़ के बाद थ्रीजांग चौड़ी एक भूमिगत नदी ने उनका स्वागत किया। अब तक स्टैलेक्टाइट्स की रंगीन रोशनी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। फिर भी अंधेरे में नदी हल्की नीली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। ये रात के आकाश की तारों की नदी जैसी थी। नदी गुफा के अंधेरे गहराइयों से बह रही थी। क्रिस्टल साफ पानी में मछलियां, जलीय पौधे और नदी के नीचे की रेत दिखाई दे रही थी। नदी के सामने फूलों का एक सागर था। ये गुयू कबीले द्वारा सावधानीपूर्वक उगाए गए चंद्र ऑर्किड थे। नीले और गुलाबी रंग की सुंदर पंखुड़ियां चंद्रमा की आकृति की तरह थीं। फूलों के तने जेड की तरह थे। फूल का केंद्र मोतियों की तरह गर्म चमक बिखेर रहा था, जो रोशनी में चमकता है। पहली नजर में अंधेरे पृष्ठभूमि में फूलों का ये सागर नीले हरे कालीन से ढके एक विशाल भूखंड की तरह दिखता था, जिसमें अनगिनत मोती बिखरे हुए थे। चंद्र ऑर्किड कई गु के लिए भोजन है। ये फूलों का सागर कबीले का सबसे बड़ा खेती का माध्यम कहा जा सकता है। फॉन्ग युआन ने मन ही मन जानकार तरीके से सोचा, वाह कितना सुंदर, वाकई में बहुत सुंदर है। नए दृश्य ने युवा किशोरों की आंखें खोल दी। प्रत्येक की आंखों में उत्साह और चिंता की भावनाएं चमक रही थीं। ठीक है, मेरे द्वारा नाम पुकारे जाने पर ध्यान दो। जिनका नाम पुकारा जाएगा उन्हें इस नदी को पार करके दूसरी तरफ जाना होगा। जितना दूर हो सके उतना चलें। जाहिर है कि जितना आगे जाएं उतना बेहतर है। क्या आप सभी को समझ आया? बुजुर्ग ने कहा। सब समझ आया, युवाओं ने जवाब दिया। वास्तव में यहां आने से पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों या वरिष्ठों से इसके बारे में सुना था। ये जाना जाता है कि जितना आगे आप चल सकते हैं उतना ही बेहतर आपका प्रतिभा है। आपका भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। गुयू चेनबो। बुजुर्ग ने नामों की सूची पकड़कर पहला नाम पुकारा। नदी चौड़ी थी लेकिन गहरी नहीं थी। ये एक युवा के घुटनों तक थी। चेनबो का चेहरा गंभीरता से भरा था जब वो फूलों के सागर में किनारे पर उतरा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ, जैसे कि उसके सामने एक दीवार हो जो दिखाई नहीं दे रही थी, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। इस क्षण में उसके पैरों के पास के फूलों ने अचानक एक कमजोर सफेद रोशनी दी। रोशनी चेनबो के चारों ओर एकत्र हुई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। एक पल के लिए चेनबो ने दबाव कम होने का अनुभव किया। अदृश्य दीवार जो उसे रोक रही थी अचानक नरम महसूस हुई। इसके साथ चेनबो ने दांत पीसे और अपनी ताकत जुटाई। आगे बढ़ते हुए उसने जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की। फिर भी 3 कदमों के बाद उसके सामने की दीवार फिर से पहले जैसी सख्त हो गई। इस तरह वो और आगे नहीं चल सका। इसे देखते हुए बुजुर्ग ने आह भरी। घटना को दर्ज करते हुए उन्होंने कहा, गुयू चेनबो 3 कदम, वो मास्टर बनने की कोई प्रतिभा नहीं। अगला गुयू जाओशी। चेनबो का चेहरा मृत्यु की तरह पीला था जब वो नदी पार करके युवाओं के पास वापस आया, अपने दांत पीसते हुए। बिना प्रतिभा के वो एक सामान्य इंसान के रूप में जी सकता था, कबीले में सबसे निचला स्थान रखते हुए।
उसकी चाल डगमगा रही थी। ये उसके लिए एक बड़ा आघात था, जैसे कि वास्तविकता ने उसकी सारी आशाओं को मार डाला हो। कई लोगों ने उसकी ओर दया भरी नजरें डाली, जबकि और भी लोग दूसरी व्यक्ति को नदी पार करते हुए एकटक देख रहे थे। ये अफसोसजनक था कि ये युवा केवल 4 कदम आगे चल सका, माइनस उसके पास भी प्रतिभा नहीं थी। हर किसी में गू मास्टर बनने की स्वाभाविक प्रतिभा नहीं होती। सामान्य तौर पर 10 में से 5 लोगों में प्रतिभा होना ठीक माना जाता है। गू कबीले में ये अनुपात अधिक है, 6 लोग तक पहुंचता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुम्यू कबीले का पूर्वज माइनस पहली पीढ़ी का कबीला प्रमुख एक प्रसिद्ध, पौराणिक और शक्तिशाली व्यक्ति था। खेती के कारणों से उसकी रक्त रेखा में शक्तिशाली जीन थे, इसलिए गुयू कबीले में प्रतिभा की औसत गुणवत्ता आम तौर पर अधिक थी, क्योंकि उनके नसों में उसका खून था। 2 लगातार असफलताओं के साथ अंधेरे में दृश्य देख रहे अन्य बुजुर्गों के चेहरों पर कुरूप भाव आने लगे। यहां तक कि कबीला प्रमुख भी थोड़ा भौहें चढ़ा रहा था। अगले पल अकादमी के बुजुर्ग ने तीसरा नाम पुकारा, गुयू मोबी। यहां एक घोड़े जैसे चेहरे वाला युवा, जिसने सन के कपड़े पहने थे, हल्के से पुकारते हुए आगे आया। वो लंबा और अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिखता था। उसमें एक बहादुरी का आभास था। उसने कुछ कदमों में नदी पार की और दूसरी तरफ पहुंच गया। 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम, एक के बाद एक छोटी रोशनी उसके शरीर में प्रवेश करती गई। वो 36 कदम तक चलता रहा, जब तक कि वो अंततः और आगे नहीं जा सका। नदी के किनारे पर खड़े युवा आंखें फाड़कर देख रहे थे, हैरान। अकादमी के बुजुर्ग ने खुशी से चिल्लाया, अच्छा गुयू मोबी, बी ग्रेड प्रतिभा, यहां आओ, मुझे तुम्हारा प्राइमल सागर देखने दे। गुयू मोबी अकादमी के बुजुर्ग के पास वापस चला गया। बाद वाले ने अपनी बांह बढ़ाई और किशोर के कंधे पर रखी, अपनी आंखें बंद करके ध्यान से जांच की। फिर उसने अपनी बांह वापस खींची और सिर हिलाया, कागज पर दर्ज करते हुए, गुयू मोबी, प्राइमल सागर 6x6 माप का, इसे जोरदार प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ये विशेष प्रतिभा को 4 ग्रेड में मापा जा सकता है, -A ग्रेड से D ग्रेड तक। एक D ग्रेड प्रतिभा वाला युवा, जिसे 3 साल तक पाला जाता है, वो रैंक 1 वरिष्ठ गू मास्टर बन सकता है, जो परिवार की नींव बनता है। एक C ग्रेड प्रतिभा वाला युवा 2 साल की खेती के बाद आमतौर पर रैंक 2 वरिष्ठ गू मास्टर बन सकता है, जो कबीले की रीढ़ बनता है। B ग्रेड प्रतिभा की देखभाल करनी चाहिए। अक्सर भविष्य में कबीले का बुजुर्ग बनते हैं। 6-7 साल के प्रशिक्षण के साथ वे रैंक 3 गू मास्टर बन जाते हैं। और जब बात A ग्रेड की आती है, भले ही वो सिर्फ एक हो, ये पूरे कबीले के लिए बड़ा भाग्य लाता है। इसकी बहुत देखभाल की जानी चाहिए। इस प्रतिभा के साथ लगभग 10 साल में वे रैंक 4 गू मास्टर बन सकते हैं। उस समय वे कबीले के प्रमुख के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक ये गुयू मोबी बड़ा होता है, अंततः वो गुयू कबीले के बुजुर्गों में से एक बन जाएगा। यही कारण है कि अकादमी का बुजुर्ग खुशी से हंसा। अंधेरे में देख रहे बुजुर्गों ने भी राहत की सांस ली। फिर वे सभी एक बुजुर्ग की ओर ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। ये बुजुर्ग भी घोड़े जैसे चेहरे वाला था, जिसे गुयू मोबी का दादा गुयू मो चेन के नाम से जाना जाता था। उसका चेहरा पहले से ही मुस्कुरा रहा था। उसने अपने पुराने शत्रु की ओर उकसाने वाली नजरों से देखा और कहा, क्या ख्याल है, मेरा पोता बुरा नहीं है ना गुयू चिलियान? गुयू चिलियान के सिर पर लाल बाल थे। उसने नाराजगी भरा हम्फ किया, जवाब नहीं दिया। यह स्पष्ट था कि उसका चेहरा बहुत अंधेरा था। 1 घंटे बाद आधे युवा पहले ही फूलों के सागर से गुजर चुके थे। उनमें से कई C और D ग्रेड प्रतिभा वाले थे, जबकि आधे युवाओं में कोई प्रतिभा नहीं थी। हाय, रक्तरेखा पतली होती जा रही है। इन कुछ वर्षों में कबीले में कोई रैंक 4 मास्टर नहीं रहा जो रक्तरेखा को मजबूत कर सके। चौथी पीढ़ी का कबीला प्रमुख एकमात्र रैंक 5 मास्टर था, लेकिन अंत में वो फ्लावर वाइन भिक्षु के साथ मर गया और कोई वंशज नहीं छोड़ा। गुयू कबीले की बाद की पीढ़ियों की प्रतिभा कमजोर होती जा रही है। कबीला प्रमुख ने गहरी सांस लेकर कहा। इस समय अकादमी के बुजुर्ग ने चिल्लाया, गुयू चीचेन। अध्याय 5, पहला मानव और 3 गू, आशा का जागरण। उस क्षण में उसके आसपास सब कुछ शांत हो गया। अनगिनत आंखें उस पर टिकी थीं। ये और अधिक रोमांचक होता जा रहा है, फांग युआन ने मन ही मन हंसते हुए सोचा। भीड़ की नजरों के बीच वो नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचा। उसने अपने ऊपर एक दबाव की परत महसूस किया। ये दबाव फूलों के सागर में गहरे स्थित आत्मा के झरने से आ रहा था। आत्मा का झरना प्राइमल ची उत्पन्न करता था। यहाँ ची इतनी घनी थी कि इसने दबाव पैदा कर दिया। लेकिन जल्द ही फांग युआन के पैरों के नीचे फूलों से छोटे छोटे प्रकाश बिंदु ऊपर उठने लगे। ये प्रकाश बिंदु उसके पूरे शरीर को घेर लेते थे और अंत में उसके अंदर प्रवेश कर जाते थे। ये आशा गू हैं, फांग युआन ने सोचा। जिम्मेदार व्यक्ति ने उन्हें नहीं बताया, लेकिन वो इसे बहुत स्पष्ट रूप से जानता था। प्रत्येक प्रकाश बिंदु एक गू है, जिसे आशा गू के नाम से जाना जाता है। सबसे प्राचीन किंवदंतियों में से एक आशा गू के बारे में बताती है। किंवदंती में जब दुनिया का निर्माण हुआ था, ये एक जंगली बंजर भूमि थी। पृथ्वी पर घूमने वाले जंगली जानवरों के बीच पहला मानव प्रकट हुआ। उसे रेन जू के नाम से जाना जाता था, जो कच्चा मांस खाता और रक्त पीता था, और उसका जीवन बहुत कठिन था। खास तौर पर एक जंगली जानवरों का समूह था जिसे प्रेडिकामेंट कहा जाता था।
ये जंगली जानवर रेनजू के स्वाद को बहुत पसंद करते थे और उसे खाने के लिए लालायित रहते थे। रेनजू का शरीर पहाड़ की चट्टान की तरह मजबूत नहीं था, न ही उसके पास जंगली जानवरों जैसे तेज दांत और पंजे थे। वो प्रेडिकामेंट से कैसे लड़ सकता था? उसका भोजन का स्रोत अस्थिर था और उसे दिन भर छिपना पड़ता था। वो प्रकृति की खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे था और मुश्किल से जीवित रह पाता था। इसी समय 3 गू उसके पास आए और बोले, यदि तुम अपनी जिंदगी हमें प्रदान करोगे तो हम तुम्हें इस मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। रेनजू के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे इन 3 गू के साथ समझौता करना पड़ा। उसने पहले अपनी जवानी तीनों में सबसे बड़े गू को दे दी। उस गू ने उसे ताकत प्रदान की। ताकत के साथ रेनजू का जीवन बदलने लगा। उसे भोजन का स्थिर स्रोत मिलने लगा और वो अपनी रक्षा करने में सक्षम हो गया। उसने बहादुरी और क्रूरता से लड़ाई की, कई प्रेडिकमेंट्स को हराया, लेकिन जल्द ही उसे कष्ट हुआ और अंततः उसे एहसास हुआ कि ताकत ही सब कुछ नहीं है। इसे ठीक करना और संवर्धन करना पड़ता था, न कि अपनी मर्जी से बर्बाद करना। और फिर पूरे प्रेडिकमेंट्स के समूह का सामना करने में उसकी ताकत अकेले बहुत कम थी। रेनजू ने इस सबक पर गहराई से चिंतन किया और अपनी मध्य आयु को तीनों में सबसे सुंदर गू को देने का फैसला किया, और इस तरह दूसरे गू ने उसे बुद्धिमत्ता दी। बुद्धिमत्ता के साथ रेनजू ने सोचना और चिंतन करना सीख लिया। उसने अनुभव संचय करना शुरू किया और पाया कि कई बार जब उसने बुद्धिमत्ता का उपयोग किया तो ये ताकत का उपयोग करने से कहीं अधिक प्रभावी था। बुद्धिमत्ता और ताकत पर भरोसा करके वो उन सभी लक्ष्यों को हासिल कर सका जो पहले वो नहीं कर पाया था, और उसने कई प्रेडिकमेंट्स को मार डाला। उसने प्रेडिकमेंट्स का मांस खाया और उनका रक्त पिया, दृढ़ता के साथ जीवित रहा। लेकिन अच्छी चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकती और रेनजू बूढ़ा हो गया और भी बूढ़ा होता गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी जवानी और मध्य आयु को ताकत और बुद्धिमत्ता गुण को दे दिया था। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और उसका दिमाग धीमा पड़ जाता है। मानव, तुम हमें और क्या दे सकते हो? तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, ताकत और बुद्धिमत्ता गू ने यह एहसास होने पर कहा। वे उसे छोड़कर चले गए। बिना बुद्धिमत्ता और ताकत के रेनजू एक बार फिर प्रेडिकमेंट से घिर गया। वो बूढ़ा था और दौड़ नहीं सकता था। उसके दांत गिर चुके थे और वो जंगली फल और पौधों को भी नहीं चबा सकता था। जब वो कमजोरी से प्रेडिकमेंट से घिरा जमीन पर गिर पड़ा तो उसका दिल निराशा से भर गया। तभी तीसरे गू ने उससे कहा, मानव, मुझे अपनाओ, मैं तुम्हें प्रेडिकमेंट से बचने में मदद करूंगा। रेनजू ने आंसुओं भरे स्वर में जवाब दिया, गू, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। देखो, ताकत और बुद्धिमत्ता गू ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे पास केवल मेरी बुढ़ापा बचा है। हालांकि ये मेरी जवानी और मध्य आयु जितना मूल्यवान नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना बुढ़ापा दे दूं तो मेरी जिंदगी तुरंत खत्म हो जाएगी। भले ही मैं अभी प्रेडिकमेंट से घिरा हूं, लेकिन मैं तुरंत नहीं मरूंगा। मैं थोड़ा और जीना चाहता हूं, भले ही वो 1 सेकंड ज्यादा हो। इसलिए तुम चले जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन गूमी कहा, तीनों में मेरी जरूरतें सबसे कम है। मानव, अगर तुम मुझे अपना दिल दे दो तो ये काफी होगा। तो मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा, रेनजू ने कहा। लेकिन गू, तुम मुझे बदले में क्या दे सकते हो? इस स्थिति में भले ही ताकत और बुद्धिमत्ता गू मेरे पास लौट आए, ये कुछ भी नहीं बदलेगा। ताकत गू की तुलना में ये गू कमजोर दिखता था और केवल एक छोटा सा प्रकाश का गोला था। बुद्धिमत्ता गू की तुलना में ये केवल एक मंद सफेद प्रकाश देता था जो किसी भी तरह से सुंदर नहीं था। लेकिन जब रेनजू ने इसे अपना दिल दिया तो इस गू ने अचानक अनंत प्रकाश उत्सर्जित किया। इस प्रकाश में प्रेडिकमेंट्स डर से चीख उठे। ये आशा गू है, पीछे हटो। हम प्रेडिकमेंट्स को आशा से सबसे ज्यादा डर लगता है। प्रेडिकमेंट्स अचानक पीछे हट गए। रेनजू अवाक रह गया और उस दिन से जब भी उसे प्रेडिकमेंट का सामना करना पड़ा, वो अपना दिल आशा को दे देता था। इस क्षण में आशागु एक प्रकाश की धारा में बदल गए और पहले ही फांग युआन के शरीर में प्रवेश कर चुके थे। बाहरी दबाव के कारण वे तेजी से उसके पेट में एकत्रित हुए और स्वतः ही एक समूह में इकट्ठा हो गए, उसकी नाभि के 3 इंच नीचे। फांग युआन ने अचानक दबाव कम होने का अनुभव किया। वो आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ एक के बाद एक आशागु फूलों के सागर से उड़कर उसके शरीर में प्रवेश करते और प्रकाश के गोले में शामिल हो जाते। प्रकाश का गोला और चमकीला होता गया, लेकिन नदी के दूसरी ओर खड़ा जिम्मेदार व्यक्ति भौहें चढ़ा रहा था। आशागु की ये संख्या अपेक्षा से कम है। फांग युआन को देख रहे कई बुजुर्गों ने यह दृश्य देखकर सोचा, कबीले का प्रमुख भी भौहें चढ़ा रहा था। यह निश्चित रूप से ए ग्रेड प्रतिभा का संकेत नहीं था। फांग युआन ने दबाव का सामना करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। 10 कदम से नीचे का मतलब है कि कोई खेती की प्रतिभा नहीं है। 10-20 कदम का मतलब डी ग्रेड प्रतिभा है। 20-30 कदम सी ग्रेड प्रतिभा होगी। 30-40 कदम बी ग्रेड प्रतिभा है और 40-50 कदम का मतलब ए ग्रेड प्रतिभा होगा। अब तक मैंने 23 कदम चल लिए हैं। 24, 25, 26, 27। फांग युआन ने मन ही मन गिना। जब उसने 27वां कदम उठाया तो उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी और उसकी 2 किडनियों के बीच प्रकाश का गोला अपनी सीमा तक पहुंच गया और अचानक फट गया।
ये ऊर्जा का विस्फोट केवल उसके शरीर के अंदर हुआ, बाहरी लोग इसे नहीं देख सकते थे। केवल फांग युआन ही उस क्षण में एक भूकंप जैसी प्रतिक्रिया महसूस कर सकता था। तुरंत उसके शरीर के महीन बाल खड़े हो गए, उसके रोम छिद्र बंद हो गए, उसका दिमाग तनाव की चरम सीमा तक खिंच गया। जल्द ही उसका दिमाग खाली हो गया, उसका पूरा शरीर नरम हो गया जैसे वो किसी बादल में गिर गया हो। उसका दिल शांत हो गया, उसके महीन बाल सपाट हो गए और उसके रोम छिद्र फिर से खुल गए। थोड़े समय में उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। ये पूरी प्रक्रिया लंबी लगी, लेकिन वास्तव में ये बहुत कम समय में हुई। वो अनुभव उतनी ही तेजी से चला गया जितनी तेजी से आया था। फांग युआन कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रहा, फिर वो होश में आया। उसने चुपके से अपनी ध्यान अपनी देह के अंदर केंद्रित किया और पाया कि उसकी नाभि के नीचे और उसकी 2 किडनियों के बीच एक अपर्चर हवा में से बन गया था। जागरण समारोह सफल रहा। अध्याय 6, भविष्य का मार्ग रोचक होगा। छिद्र रहस्यमयी और असामान्य था। हालांकि ये फांग युआन के शरीर के अंदर स्थित था, फिर भी ये उसके आंतरिक अंगों के साथ स्थान साझा नहीं करता था। आप कह सकते हैं कि ये अनंत रूप से विशाल था, फिर भी साथ ही अनंत रूप से छोटा था। कुछ इसे बैंगनी प्रांत कहते हैं, कुछ इसे चीनी तालाब कहते हैं, हालांकि कई इसे प्राइमल सी अपर्चर के रूप में जानते हैं। पूरा शरीर गोलाकार है और इसकी सतह पर बहती हुई सफेद रोशनी की परत है, जैसे कि प्रकाश की एक पतली परत। ये वो प्रकाश की परत थी जो पहले विस्फोटित हुए होप गू से आई थी। प्रकाश की ये पतली झिल्ली अपर्चर को सहारा देती थी ताकि वो ढह न जाए, और अपर्चर के अंदर स्वाभाविक रूप से प्राइमल सी थी। समुद्र का पानी दर्पण की तरह चिकना था, जिसमें हल्का नीला हरा रंग दिखाई देता था, फिर भी पानी घना था और उसमें तांबे की चमक थी। केवल रैंक 1 गू मास्टर्स ही इस हरे तांबे की प्राइमल एसेंस बना सकते हैं, जिसे हरा तांबा समुद्र कहा जाता है। समुद्र की सतह की ऊंचाई अपर्चर के आधे हिस्से तक नहीं थी, माइनस ये केवल 44% तक थी। ये भी सी ग्रेड प्रतिभा की सीमा थी। समुद्र की हर बूंद शुद्ध प्राइमल एसेंस थी, जो फांग युआन के सार, जीवन शक्ति और आत्मा का संक्षेपण दर्शाती है। ये उनके पिछले 15 वर्षों के जीवन की संभावनाओं का संचय भी था। इस प्राइमल एसेंस का उपयोग गू मास्टर्स गुम को पालने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अब से फांग युआन औपचारिक रूप से रैंक 1 गू मास्टर के मार्ग पर प्रवेश कर चुका है। चूंकि अपर्चर खुल चुका था, अब कोई और होप गू फांग युआन के शरीर में प्रवेश नहीं करता था। फांग युआन ने खुद को संभाला और महसूस किया कि उसके सामने का दबाव एक दीवार की तरह मोटा था। वो अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। बिल्कुल मेरे पिछले जीवन की तरह। उसने इस परिणाम पर उदासीनता से मुस्कुराया। आप आगे नहीं जा सकते? अकादमी के बुजुर्ग ने नदी के पार से चिल्लाकर पूछा, जिसमें थोड़ी सी उम्मीद की झलक थी। फांग युआन मुड़ा और वापस चलने लगा, अपने कार्यों से जवाब देता हुआ। इस क्षण यहां तक कि युवा किशोर भी प्रतिक्रिया देने लगे। भीड़ में अचानक बातचीत की गूंज उठी। फांग युआन ने 27 कदम चले, तो वो सिर्फ एक सी ग्रेड प्रतिभा था? अविश्वसनीय! इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए सिर्फ सी ग्रेड? भीड़ में एक बड़ा हंगामा मच गया। बड़ा भाई, उनमें से गु युए फांग झेंग ने सिर उठाकर सदमे में देखा जब फांग युआन नदी पार करके वापस आ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई सिर्फ एक सी ग्रेड था। उसने हमेशा सोचा था कि उसका बड़ा भाई एक ए ग्रेड प्रतिभा होगा। नहीं, सिर्फ वो ही नहीं, उसकी चाची और चाचा और कबीले के इतने सारे लोग भी यही सोचते थे। लेकिन अब परिणाम अप्रत्याशित रूप से इसके विपरीत था। कमबख्त, वो सिर्फ एक सी ग्रेड था। गु युए कबीले का मुखिया अपनी दोनों मुट्ठियां बांधकर गहरी सांस लेते हुए अपनी आवाज में निराशा के साथ बोला। अंधेरे में देख रहे बुजुर्गों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। कुछ भौहें चढ़ाए हुए थे, कुछ सिर झुकाकर चर्चा कर रहे थे, कुछ सिर उठाकर आह भर रहे थे। क्या परिणाम गलत हो सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये विधि तर्क से परे सटीक है और हम पूरे समय देख रहे थे, यहां तक कि धोखा देना भी मुश्किल है। लेकिन उनकी पिछली हरकतें और बुद्धिमत्ता, आप उनका क्या स्पष्टीकरण देंगे? जिन युवाओं के प्राइमल सी की गुणवत्ता अधिक होती है, वे वास्तव में सामान्य व्यक्ति से बेहतर विशेषताएं दिखाते हैं, जैसे कि बुद्धिमत्ता, अवधारणा, स्मृति, ताकत, चपलता और इसी तरह। दूसरी ओर ये विशेषताएं ये नहीं दर्शाती कि प्राइमल प्रतिभा निश्चित रूप से उच्च होगी। सब कुछ अभी भी परिणामों से तय होगा। जितनी बड़ी उम्मीदें उतनी बड़ी निराशा। अब गु युए कबीले की पीढ़ी पहले जैसी नहीं रही। उसके मोजे नदी के ठंडे पानी से पूरी तरह भीग गए थे, ठंडक उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी। फांग युआन भावहीन चेहरे के साथ चलता रहा, उसकी दूरी भीड़ की ओर और करीब होती जा रही थी। वो स्पष्ट रूप से अकादमी के बुजुर्ग के भारी चेहरे को देख सकता था और 100 से अधिक युवाओं की ओर से उस पर फेंकी गई नजरों से अवगत था। इन नजरों में आश्चर्य, सदमा, उपहास और कुछ लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर आनंद ले रहे थे, कुछ उदासीन थे। ये वही स्थिति थी जिसने फांग युआन को अनचाहे ही अपने पिछले जीवन की याद दिला दी। उस समय उसे लगा था जैसे आकाश गिर गया हो। जब वो ठंडी नदी पार कर रहा था, उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पानी में भीग गया, वो पूरी तरह खो गया था। कोई भी उसे उठाने के लिए आगे नहीं आया। वे निराश, ठंडी अभिव्यक्तियां और नजरें तेज चाकुओं की तरह थीं जो उसके दिल में चुभ रही थीं। उसका दिमाग अराजक था, उसकी छाती में जलन हो रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों से गिरकर जमीन पर आ गया हो। जितना ऊंचा आप खड़े होते हैं उतना ही कठिन आप गिरते हैं। लेकिन इस जीवन में जब वही दृश्य फिर से दोहराया गया, फांग युआन का दिल शांत था। उसने उस किंवदंती के बारे में सोचा, जब विपत्तियां आती हैं अपने दिल को उम्मीद के हवाले कर दो। और आज वो उम्मीद उसके अंदर थी। भले ही ये बड़ी नहीं थी, लेकिन ये उन लोगों से बेहतर थी जिनमें बिल्कुल भी प्राइमल प्रतिभा नहीं थी। अगर दूसरों को निराशा महसूस होती है तो रंगतमें निराश हो। वे और क्या कर सकते हैं? दूसरों की निराशा का मुझसे क्या लेना देना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने दिल में उम्मीद को बनाए रखना। 500 साल के जीवन ने उसे यह समझाया था कि एक व्यक्ति के जीवन में होने वाली रोचक चीजें तब होती हैं जब वो अपने सपनों का पीछा करता है। दूसरों को निराश न होने या उन्हें ये पसंद करने के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने रास्ते पर चलो, दूसरों को निराश और नाखुश होने दो, जैसा वे चाहें। अकादमी के बुजुर्ग ने गहरी सांस छोड़ी और चिल्लाया, अगला गुयुए फांगझेंग। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गुयुए फांगझेंग, बुजुर्ग ने फिर से चिल्लाया। उसकी आवाज गुफा के अंदर गूंज रही थी। मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। फांगझेंग अपने सदमे से बाहर निकला और जल्दी से दौड़ा। दुर्भाग्य से वो अपने ही पैर से ठोकर खा गया और गिर पड़ा। उसका सिर कराह के साथ टकराया और वो नदी में लुढ़क गया। तुरंत पूरी गुफा में जोरदार हंसी की आवाज गूंज उठी। फांग भाई, कुछ खास नहीं, गुयुए कबीले का मुखिया तिरस्कार के साथ बोला, फांगझेंग के प्रति एक तरह की नाराजगी और ऊब महसूस करते हुए। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है। फांगझेंग पानी में संघर्ष करता और छप छप करता रहा। नदी का तल बहुत फिसलन भरा था। वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी पूरी कोशिश उसे और अधिक मूर्ख और अनाड़ी दिखा रही थी। हंसी की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी, जिससे उसका दिल और अधिक घबराया। लेकिन ठीक उसी क्षण उसे अचानक एक मजबूत खिंचाव महसूस हुआ जो उसे ऊपर उठा रहा था। उसका सिर अंततः पानी की सतह से बाहर आया और उसके शरीर ने संतुलन पा लिया। उसने घबराहट में अपना चेहरा पोंछा और अपनी नजर को केंद्रित किया। ये वास्तव में उसका बड़ा भाई फांग युआन था, जिसने उसकी कॉलर पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया था। बड़ा भाई, उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन इसके बजाय वो पानी में दम घुटने लगा, जिससे उसे तेज खांसी शुरू हो गई। हा, फांग परिवार के मुश्किल भाई, किसी ने नदी के किनारे पर हंसते हुए कहा। हंसी और तेज हो गई, फिर भी अकादमी का बुजुर्ग बाहर नहीं आया और इसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो गहरी तरह से भौहें चढ़ाए हुए था। उसके दिल में निराशा भरी थी। फांगझेंग पूरी तरह से हताश था कि क्या करना है, और फिर उसने अपने भाई को उससे कहते सुना, चलो, भविष्य का मार्ग रोचक होगा। फांगझेंग आश्चर्य में अपना मुंह खोलकर रह गया। फांग युआन की पीठ भीड़ की ओर थी, इसलिए वे ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन फांगझेंग स्पष्ट रूप से फांग युआन से निकलने वाली शांति को महसूस कर सकता था। जैसे ही उसका बड़ा भाई बोला, उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, एक गहरी और विचारशील मुस्कान दिखाते हुए। यह स्पष्ट रूप से केवल एक सी ग्रेड प्रतिभा थी, फिर भी बड़ा भाई इतना शांत कैसे हो सकता है? फांगझेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचने लगा। उसका दिल संदेह से भरा था। फिर भी फांग युआन ने और कुछ नहीं कहा। उसने फांगझेंग की पीठ पर थपथपाया और मुड़कर चला गया। फांगझेंग एक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ फूलों के समुद्र की ओर चला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़ा भाई वास्तव में इतना शांत होगा। अगर ये मैं होता तो मैं। वो सिर झुकाकर अनमने ढंग से आगे बढ़ता रहा। फिर भी उसे नहीं पता था कि वो एक चमत्कारी दृश्य रच रहा था। जब वो अंततः अपने विचारों से बाहर निकला, वो पहले से ही फूलों के समुद्र में गहरे तक पहुंच चुका था। एक ऐसी दूरी पर खड़ा था जहां उससे पहले कोई नहीं पहुंचा था। 43 कदम। हे भगवान, एक ग्रेड प्रतिभा, अकादमी का बुजुर्ग चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। ए ग्रेड, वास्तव में एक ए ग्रेड। 3 साल बाद गुयुए कबीले में आखिरकार एक ए ग्रेड प्रतिभाशाली जीनियस उभरा। अंधेरे में देख रहे कबीले के बुजुर्ग भी एक साथ चिल्ला रहे थे, अपनी संयम खो चुके थे। ठीक है, फांग रक्तपात हमारी ची रक्तपात से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम ची परिवार इस गुयुए फांगझेंग को गोद लेंगे। गुयुए ची लियान ने तुरंत घोषणा की। ये कैसे संभव है? तुम बूढ़े ची लियान, तुम्हारे नैतिकता और क्षमताएं अव्यवस्थित है, लेकिन तुम निश्चित रूप से युवा लड़कों को गुमराह करने में अच्छे हो। इस बच्चे को मेरे पास गुयुए मो चेन को पालने के लिए देना बेहतर है। गुयुए मो चेन ने तुरंत जवाब में गर्जना की। झगड़ा बंद करो। इस बच्चे को पालने के लिए वर्तमान कबीले के नेता से ज्यादा योग्य कोई नहीं है। जो कोई भी आपत्ति करेगा वो मुझ गुयुए बो के खिलाफ जाएगा। गुयुए कबीले का मुखिया पागल हो गया था और उसने अपनी आग्नेय लाल नजर को निराश और हतोत्साहित चेहरों पर घुमाया। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।